हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी सोनी खुराना एंड आई एम बैक। और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है गेट योर गोल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुपर टेट का एग्ज़ाम आने वाला है और आजकल आप सभी लोग जोरों शोरों से तैयारी में चल रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सुपर टेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना मत भूलिएगा। तो आइए आज हम सुपर टेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं 2019 का, जिसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि सुपर टैट में हमारे पास 40 मार्क्स के लैंग्वेज के क्वेश्चन होते हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 तक लैंग्वेजेस के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 20 मार्क्स की हिंदी आती है, 10 मार्क्स की इंग्लिश आती है और 10 मार्क्स की संस्कृत आती है। एक चीज और, इसमें सुपर टैट हमें कोई भी ऑप्शन नहीं देता है, हमें तीनों की तीनों लैंग्वेजेस को ऑप्ट करना कंपलसरी है। इसलिए फ्रेंड्स आप तीनों लैंग्वेजेस पर फोकस कीजिएगा, क्योंकि आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला है सी टैट की तरह। जैसे सी टैट में तो हमारे पास ऑप्शन होता था, बट यहाँ हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें तीनों लैंग्वेजेस के क्वेश्चन को ऑप्ट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहले मैं आपको बता दूं कि प्रत्यय क्या होते हैं। प्रत्यय वो होते हैं जो किसी भी शब्द के पीछे लगते हैं, और अव्यय क्या होते हैं, अवयव वो होते हैं जो किसी भी शब्द के आगे लगते हैं। ठीक है, तो अब ये पूछ रहे हैं कि कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के पीछे लगते हैं। तो जो कृदंत प्रत्यय होते हैं वो नंबर 3 यानी कि क्रिया के पीछे लगते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है, जो व्याकरण जानता है वह कौन होता है। अब देखिए, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि वैज्ञानिक कौन होता है, जो विज्ञान जानता है। बहुज्ञ कौन होता है, जो बहुत कुछ जानता है। और शास्त्रज्ञ कौन होता है, जो शास्त्रों को जानता है। और व्याकरण कौन होता है, जो व्याकरण को जानता है। तो इसलिए फ्रेंड्स इसका आंसर हो गया सेकंड, यानी कि व्याकरण। नेक्स्ट, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। देखिए, एक पत्रिका थी जिसका नाम था सरस्वती। वो किसने लिखी थी, वो लिखी थी सेकंड महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। देखिए, मैं आपको सारे क्वेश्चंस को सारे क्वेश्चन के ऑप्शंस एक एक करके नहीं पढ़ूंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। अगर मुझे लगेगा कि इन ऑप्शंस को आपको समझाना चाहिए तो मैं उन ऑप्शंस को पढ़ूंगी, अदरवाइज मैं जो राइट आंसर होगा उसी को ही पढ़ूंगी। अब आते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन है, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ किसे। देखिए, एक चिदम्बरा एक पुस्तक थी जिस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। जैसे बहुत सारे पुरस्कार हैं हमारी सरकार ने निकाले हैं, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो वो किसे प्राप्त हुआ था, वो सेकंड नंबर सुमित्रा नंदन पंत जी को प्राप्त हुआ था। अब हम आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। फिफ्थ शब्द है, महान शब्द में त्व प्रत्यय जुड़ने से क्या बनेगा। वही प्रत्यय मैंने अभी आपको बताया, जो कि पीछे लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं। तो त्व लगना है। अब आप इन शब्दों को देखकर ही पहचान सकते हैं कि त्व किसके पीछे लगा हुआ है। तो जो त्व लगा हुआ है वो थर्ड के पीछे लगा हुआ है, तो थर्ड ही आंसर इसका ठीक होगा, थर्ड ऑप्शन इसका ठीक है। अब हम आते हैं सिक्स क्वेश्चन पर। सिक्स क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी थी। तो आदिकाल को उन्होंने संज्ञा दी थी जो फर्स्ट ऑप्शन है बीज पवन काल की। ठीक है, इसको उन्होंने कहा था कि आदिकाल जो है वो बीज पवन काल है। अब आते हैं सेवेंथ क्वेश्चन पर। सेवेंथ है, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो फ्रेंड्स, हिंदी शब्द जो है वो फारसी भाषा से लिया गया है। अब हम आते हैं एट्थ क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में क्या तत्सम है। देखिए, तत्सम मैं आपको बता दूं, तत्सम जो होते हैं वो होते हैं संस्कृत के शब्द जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। और तद्भव जो होते हैं वो होते हैं जिनमें कुछ ना कुछ हमने चेंज करके, कुछ तोड़ मरोड़ करके उसे कुछ और ही बना दिया, तो वो होता है तद्भव शब्द। देखिए, जैसे ग्रह है, ग्रह है तत्सम शब्द, इसका जो सही आंसर है वो है ग्रह, बाकी सब जो है वो है तद्भव। अब देखिए, तत्सम और तद्भव में डिफरेंस, जो संस्कृत का शब्द था वो था ग्रह, वो था तत्सम। अब हमने उसको तोड़ मरोड़ के डेली लैंग्वेज में हमने उसको चेंज कर दिया, घर कर दिया, तो वो घर हो गया तद्भव शब्द और ग्रह हो गया तत्सम शब्द। ठीक है, ओके, समझ आया आपको फ्रेंड्स कि तत्सम और तद्भव में क्या अंतर होता है। वैसे मैं तत्सम और तद्भव पर भी एक वीडियो बनाऊंगी, जिस वीडियो को आप जरूर देखिएगा ताकि आपको अपने एग्जाम के लिए हेल्प मिल सके। अब हम देखिए फ्रेंड्स, ये है पैराग्राफ।
पैराग्राफ है, जो मैं इस पैराग्राफ को मैं नहीं पढ़ रही हूँ, और क्योंकि इसमें 2 ही क्वेश्चन है। देखिए ऊपर लिखा हुआ है 9th और 10th। वैसे भी पैराग्राफ जो होता है वो तो वहां पर किसी और ही कोई और ही होगा, तो वो मिलेगा तो हमें है नहीं ये वाला पैराग्राफ, तो मैं इसे नहीं पढ़ रही हूँ। लेकिन फिर भी मैं आपको इसके ऑप्शंस बता देती हूँ। 9 क्वेश्चन है, हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है? तो हमने अपने जीवन का अभिन्न अंग पाखंड और दिखावे को बना लिया है। ये जो है ये पैरा के अकॉर्डिंग ही है, ये कोई किसी की सोच या ये कोई सच्चाई नहीं है। पैरा के अकॉर्डिंग हमने अपने जीवन को पाखंड और दिखावे को अपना अंग बनाया था जीवन का, इसलिए ये ऑप्शन है। नेक्स्ट है 10th, छलने की कला को हम किस प्रकार उपयोग करते हैं? तो छलने की कला को हम खुलकर उपयोग करते हैं। ठीक है, इस पैरा के अकॉर्डिंग इसका आंसर है खुलकर। हम छलने की कला को खुलकर प्रयोग करते हैं। अब करते हैं फ्रेंड्स 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में क्या है, इन्होंने एक उदाहरण दिया है, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी। वो पूछ रहे हैं कि इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो फ्रेंड्स इन पंक्तियों में रूपक अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सरस सुव्रत भूषण विनु न विराजई कविता बनिता मित। ये कह रहे हैं अलंकार को परिभाषित करने वाली उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? तो ये कौन से कवि की हैं? उनका नाम था सेनापति। ठीक है, तो सेनापति नाम के जो कवि थे उनकी ही ये रचना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 13th क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय है? सरस्वती का पर्याय है मतलब ऐसा कौन सा शब्द है जो हम सरस्वती के लिए प्रयोग करते हैं? तो वो है फर्स्ट वीणा पाणी। सॉरी, सरस्वती का पर्याय नहीं है, क्योंकि भारती को भी सरस्वती कहा जाता है, और सरस्वती को वाग्देवी भी कहते हैं, सरस्वती को जानवी भी कहते हैं। एक वीणा पाणी है जो सरस्वती का पर्याय नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 14th है, मैं, हम, तू, तुम आदि शब्द है। ये कौन से शब्द है? तो ये वाले शब्द है, ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए फ्रेंड्स, पुरुषवाचक सर्वनाम वो होता है जिसमें इन सब चीजों का वर्णन होता है। और संबंधवाचक कौन सा होता है? जिससे संबंध का पता चलता है, जैसे जैसा और तैसा। ठीक है, जैसा, तैसा, आज, कल, ये सब होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। अब आता है उसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम वो होता है जिसमें कुछ भी निश्चित नहीं होता, जैसे कितने किलो चावल, कितनी बार आएगा, है ना। तो कितनी से हमें किसी चीज का निश्चित पता नहीं चल रहा, तो वो होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और प्रश्नवाचक सर्वनाम, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जैसे जिसमें प्रश्नवाचक शब्द आए, आ गया क्या, या फिर क्यों, या फिर कितने, या कोई भी शब्द जो इस टाइप के होते हैं जिससे प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न की बात पता चलती है, वो होते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब जो आया फोर्थ है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आप इसको याद कर लीजिएगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है वो मैं, हम, तू, तुम आदि शब्द होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है 4th। 15th क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? महाप्राण वो होता है फ्रेंड्स जिसको बोलते वक्त हमारे मुंह से साथ में हवा भी निकलती है, हवा भी प्रवाहित होती है, वो शब्द होते हैं महाप्राण व्यंजन। जैसे कि इसका ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन में आप बोल के देखिए, ख, छ, ठ, थ, फ, उनको बोलने पर हमारे मुंह से हवा निकल रही है, हवा प्रवाहित हो रही है, वायु प्रवाहित हो रही है, तो वो वाले जो वर्ड्स होते हैं वो होते हैं महाप्राण व्यंजन। इसलिए इसका आंसर है फ्रेंड्स 2nd। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 16 क्वेश्चन पर। 16 क्वेश्चन है, जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो वह कौन सा समास होता है? अब मैं आपको बता दूं, देखिए वो होता है द्विगु समास। वो कैसे? द्विगु समास का मतलब होता है जिसमें पहला शब्द जो होता है वो संख्या होती है, जैसे दशानन, 10 सर, जिसके 10 सर होते हैं वो कौन होता है? दशानन, जिसके 10 सर होते हैं। नेक्स्ट हो गया जैसे नवरत्न, नव माने 9, रत्न माने रत्न, नवरत्नों वाला कौन होता है?
नवरत्न। तो ऐसे समास जिसमें पहले संख्या की बात होती है और बाद में संज्ञा की बात होती है, तो वो होता है द्विगु समास। आई होप अब आप द्विगु समास नहीं भूलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है तुम मासहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि विशेष, तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। ठीक है, इस पंक्तियों में वो पूछ रहे हैं कि कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो अलंकार प्रयुक्त हुआ है वो है विरोधाभास अलंकार। अब वो क्यों? देखिए, विरोधाभास जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, विरोध अवास, विरोध का वास, वो अलंकार जिसमें हमें उन पंक्तियों को पता चलकर असली में तो विरोध नहीं होता, पर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि विरोध हो रहा है। जैसे तुम मांसहीन, कोई मांसहीन हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तुम रक्तहीन, कोई रक्तहीन हो सकता है? तुम अस्थिशेष, तुम अस्थिहीन, तुम अस्थिहीन, तुम्हारी अस्थियां ही नहीं है, तुम्हारा खून नहीं है, तुम मांस के बिना हो, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इसमें विरोध साफ प्रतीत हो रहा है कि ये विरोध है, विरोधाभास है, इसलिए इसका आंसर है विरोधाभास। ठीक है, अब हम आते हैं 18 क्वेश्चन पर। 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है? तो ये थर्ड वाला जो है फ्रेंड्स, वो है योजक चिन्ह। अब नेक्स्ट है, बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है? बुद्धिमान क्या होता है? बुद्धिमान संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है या अव्यय है? अव्यय मैंने आपको बताया था, जो किसी शब्द के पहले लगता है, तो वो तो ये हो नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वनाम। सर्वनाम होता है मैं, वह, तुम, क्या नाम है, और किसी के लिए कहाँ, ये सब भी सर्वनाम होते हैं। मैंने आपको भी बताया था कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो बुद्धिमान से ऐसा हमने कुछ नहीं पढ़ा कि बुद्धिमान भी कोई सर्वनाम है। अब आता है संज्ञा, तो सर्वनाम भी कट गया। अब आया संज्ञा। संज्ञा में क्या होता है आपको पता ही है, कोई नाम, कोई संज्ञा, कोई किसी स्थान का नाम, किसी शहर का नाम, किसी जगह का नाम, या कोई भी किसी व्यक्ति का नाम, वो सब चीजें जो होती हैं वो संज्ञा होती हैं। तो ये वो भी नहीं है, तो बचता है बुद्धिमान। देखिए, विशेषण क्या होता है फ्रेंड्स? विशेषण वो होता है जो किसी भी जने की, किसी भी चीज की या किसी भी संज्ञा की विशेषता बताता है, या किसी भी सर्वनाम की विशेषता बताता है, वो होता है विशेषण। ये विशेषण को इंग्लिश में एडजेक्टिव भी कहते हैं। तो ये विशेषण होता है जो किसी की संज्ञा किसी की तारीफ बताता है, किसी की विशेषता बताता है। विशेषण से ही पता चल रहा है कि विशेषता, तो वो क्या होता है? बुद्धिमान। ठीक है, अब इसका आंसर हम लगाएंगे, इसका आंसर है बुद्धिमान का आंसर है विशेषण। जैसे वह व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, तो उसने उस व्यक्ति की विशेषता बताई, उस व्यक्ति की तारीफ बताई, तो वो हो गया विशेषण। अब हम आते हैं 20 क्वेश्चन पर। 20 है, कवि का स्त्रीलिंग है। तो कवि का जो स्त्रीलिंग है फ्रेंड्स, वो है 3rd नंबर का, कवयित्री। कवयित्री को कवि का स्त्रीलिंग। फ्रेंड्स, अब हम आते हैं 21 क्वेश्चन पर। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मुझे संस्कृत नहीं आती है, तो उसके लिए सॉरी, मैं आपको संस्कृत के क्वेश्चंस नहीं करा पाऊंगी। अब हम आते हैं 31 क्वेश्चन पर। तो इसमें फ्रेंड्स एक पैरा दे रखा है जिसको हमें रीड करना है, और हमने 2 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो उसके लिए भी मैं आपको सेम कहूंगी कि अगर आप पैराग्राफ्स को अलग से सॉल्व करें तो वो आपके लिए अच्छा होगा। अगर अभी मैं पैरा पढ़ने बैठ जाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी होगी और ऐसे आपको अच्छे से समझ भी नहीं आ पाएगा। बट फिर भी मैं इसके 2 क्वेश्चंस है वो आपको सॉल्व करवा देती हूँ। फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड डेप्लेट एज यूज इन द पैसेज। इस पैसेज में डेप्लेट वर्ड यूज हुआ है, ये उसके लिए पूछ रहे हैं कि उसका क्या अपोजिट है, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट अपोजिट है वो हमें बताना है। तो देखिए, डेप्लेट का मीन्स होता है भरा हुआ या कोई भी चीज का फुल। तो इसके लिए इसका अपोजिट क्या हो गया? एम्प्टी। ठीक है, तो 31 का आंसर हो गया एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब होता है खाली। नेक्स्ट होता है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर आइडियोलॉजी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होता है? तो इसका ऑथर के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स का जो कॉन्टेक्स्ट वो है आइडियोलॉजी के अंदर, वो क्या होना चाहिए? तो वो है 3rd। इसका आंसर है 3rd, इज नॉट अ फुटाइल कॉन्सिडरेशन। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 33, जिसमें है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसका क्वेश्चन है, वन शुड लव, हाँ तो 3rd ये पूछ रहे हैं, वन शुड लव डैश कंट्री। देखिए, हिज आता है ही के लिए, हर आता है शी के लिए, और माय आता है आई के लिए। जैसे अगर क्वेश्चन होता
ही शुड लव हिज कंट्री, शी शुड लव हर कंट्री एंड आई शुड लव माई कंट्री। बट अब वन है तो वन शुड लव वंस कंट्री। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसको ध्यान से समझिएगा। मोस्टली बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, ठीक है। मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये पूछ रहे हैं द नंबर ऑफ वॉल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स इन इंग्लिश इज इंडिकेटेड रिस्पेक्टिवली बाय। हमारे पास, आपको पता होगा, अगर नहीं भी पता ही होगा वैसे तो, कि जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसमें 5 हमारे पास वॉवल्स होते हैं और बाकी जो हमारे पास बचते हैं 21 वो हमारे पास होते हैं कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। अब 5 हमारे पास वॉवल्स होते हैं और 21 होते हैं हमारे पास कॉन्सोनेंट्स। लेकिन इन्होंने हमसे साउंड पूछी है, इन्होंने हमसे साउंड के बारे में पूछा है। ये लिखा है फ्रेंड्स, साउंड के बारे में उन्होंने पूछा है कि कितनी साउंड होती हैं। तो जो वॉल की साउंड होती हैं, जो 5 वॉल्स होते हैं वो 20 साउंड्स बनाते हैं, ठीक है। और जो बचे हमारे पास 21 कॉन्सोनेंट्स वो 24 साउंड्स बनाते हैं। अब आप इनको चाहे लर्न कर लीजिए, चाहे कहीं लिख लीजिए, जैसे भी कीजिए, बट आपको ये याद रखना है, अगर वो हमसे पूछता है कि नंबर ऑफ वॉल्स एंड नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स, तो हमने बताना है 5 वॉल्स और 21 कॉन्सोनेंट्स, ये वाला। अगर वो हमसे पूछता है साउंड्स कि कितनी साउंड्स है, तो हमने ये वाला आंसर बताना है। 20 साउंड्स है वॉल्स की और 24 साउंड्स है कॉन्सोनेंट्स की, ठीक है। अब इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया 34 का 4th, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 35th पर। 35th में ये पूछ रहे हैं आइडेंटिफाई द डायरेक्ट नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात हो रही है। देखिए फ्रेंड्स, तो ये इसके बहुत सारे रूल्स हैं जिनको मैं आपको अभी इस सेंटेंस के थ्रू, एक सेंटेंस के थ्रू नहीं बता सकती, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ इसका राइट आंसर बता रही हूँ। ये पूछ रहे हैं अतुल इन्फॉर्म्ड हिज फ्रेंड दैट ही कुड मेक यूज ऑफ हिज बाइक व्हाइल ही वॉज अवे। तो इसका आंसर है 3rd, ठीक है। इसका आंसर है 3rd, जिसमें वो कह रहा है अतुल सेड टू हिज फ्रेंड यू कैन मेक यूज ऑफ माई बाइक वाइल आई वॉज अवे, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू सॉल्व। वो कह रहे हैं कि बताना है आपको कि इसमें इनफ क्या है। तो इसमें इनफ है एडवर्ब। फर्स्ट आंसर इसका ठीक है। वो कैसे, अब मैं आपको ये बता दूं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो अगर आप रॉन्ग वालों को काटते जाएं, मतलब जो आपको लग रहा है कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, अगर आप ऐसे करके भी काटते जाएंगे तो आपके पास सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं, जैसे हो गया नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन आपको मैंने अभी बताया, नाउन आपको पता भी है, किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी थिंग का नाम। नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग इज नोन एज नाउन। तो वो नाउन है। देखो, किसी का ना पर्सन का नाम है, ना प्लेस का नाम है, ना थिंग का नाम है, नाउन तो कट गया। अब आते हैं एडजेक्टिव पर। एडजेक्टिव होता है किसी भी बंदे की क्वालिटी, जो मैंने आपको बताया, जैसे ब्यूटीफुल, स्मार्ट, फैट, थिन। किसी भी व्यक्ति की जो हम अगर उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, चाहे उसका गुण हो, चाहे उसका अवगुण हो, चाहे वो उसकी क्वालिटी हो, चाहे वो उसकी डिसक्वालिटी हो, वो सारी चीजें एडजेक्टिव होती हैं। तो यहाँ पे एडजेक्टिव भी नहीं है, एडजेक्टिव भी कट जाता है। अब हम आते हैं प्रीपोजिशन पर। देखिए प्रीपोजिशन क्या होता है? जैसे पोजीशन, आपको नाम से ही पता चल रहा है पोजीशन का मतलब कि वो चीज कहाँ है, तो वो प्रीपोजिशन होता है। जैसे आई एम इन द रूम, मैं कहाँ हूँ? रूम के अंदर, तो मेरी पोजिशन क्या है? इन। आई एम अंडर अ ट्री, मैं कहाँ हूँ? पेड़ के नीचे, अंडर, तो मेरी पोजीशन क्या है? अंडर, ठीक है। यू आर अबव द हिल, तुम कहाँ हो? हिल के ऊपर, पोजीशन हो गई। तो ये है प्रीपोजिशन। अब ये कोई पोजीशन भी नहीं है, तो बचता क्या है? एडवर्ब। तो एडवर्ब, अब इस 36 का जो आंसर है वो आपका 36 का आंसर होता है फर्स्ट एडवर्ब, ठीक है। अब हम आते हैं 37th क्वेश्चन पर। 37th में वो पूछ रहे हैं फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। देखिए फ्रेंड्स, सेंटेंस है ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट। हर्मिट जो है वो हिल के टॉप पर रहता है। ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट। देखिए ऑन भी यहाँ पर प्रीपोजिशन है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था पहले। तो ये ऑन जो है वो प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि हमने बताना है कि सब्जेक्ट क्या है। देखो सब्जेक्ट होता है कोई भी विशेष चीज, मतलब जैसे कोई भी जो चीज करता है
वो होता है सब्जेक्ट। जैसे आई एम डूइंग माई वर्क, तो आई है सब्जेक्ट। ही इज लिविंग देयर, तो ही है सब्जेक्ट। द सोनू इज गोइंग टू द मार्केट, तो सोनू है सब्जेक्ट। जो भी बंदा उस चीज को करता है या उस काम को करता है, जो भी सेंटेंस हमारे पास होता है जिसकी बात हो रही होती है, हम उस वो ही सब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब इसमें ये कह रहे हैं कि क्या नाम है, ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट। हर्मिट जो है वो पहाड़ के ऊपर रहता है। तो कौन रहता है पहाड़ के ऊपर? हर्मिट रहता है ना। तो जो हर्मिट है वो ही सब्जेक्ट है। समझ आया आपको? देखो, द हिल है ऑब्जेक्ट, ऑन द टॉप है उसकी पोजीशन, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि प्रीपोजिशन है, और ऑन द टॉप ऑफ द हिल ये पूरा प्रेडिकेट है। तो इसमें सब्जेक्ट आता है केवल हर्मिट। ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग सेंटेंस चेंज द वर्ब टू द पास्ट टेंस। पास्ट टेंस हमने वर्ब बनानी है। शी हाइड्स हर फेस फॉर शेम। हाइड्स जो है वो इसमें वर्ब है, तो जो हाइट की जो पास्ट फॉर्म होती है वो होती है हिड। थर्ड वाला जो होता है वो हाइट की पास्ट फॉर्म होती है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। हाउ वेल शी सिंग्स। देखिए फ्रेंड्स, ये जो लास्ट में साइन लगा हुआ है इसे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन एक्सक्लेमेशन कहते हैं। ठीक है, ये होता है, इसको एक्सक्लेमेशन कहते हैं साइन, जो ये इसकी वजह से ही ये कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखिए, मैं आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के कुछ और एग्जांपल बताती हूँ। जैसे वाओ शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, तो वाओ के बाद एक्सक्लेमेशन का साइन लगा होगा। जैसे हमने लिखा वाओ, बाद में एक्सक्लेमेशन का साइन, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो ये क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी। जैसे अलास, अलास जो होता है वो दुख के लिए होता है। जैसे किसी चीज का हमें दुख है तो अलास लिखा जाता है। अलास के बाद एक्सक्लेमेशन का साइन है, अलास शी इज डेड, बड़े दुख की बात है कि वो मर गई। तो ये क्या है, ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। तो आप कैसे पहचान सकते हो कि जो भी एक्सक्लेमेशन का साइन होता है, ये लिखा है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो ये साइन जिसमें आता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। इसका मतलब 39 का राइट आंसर हो गया फोर्थ। अब हम आते